हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा की पाठशाला। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत वर्णमाला का टॉपिक। संस्कृत व्याकरण का प्रारंभिक बिंदु संस्कृत वर्णमाला। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ण वर्ण की परिभाषा जानते हैं कि वर्ण क्या होता है और किसे कहते हैं। वर्ण की परिभाषा होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके जिसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो देखिए, हमारे पास परिभाषा आई। वर्ण की परिभाषा हमने जानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके अन्य टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्ण या अक्षर कह सकते हैं। बात यह आती है कि वर्ण या अक्षर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो प्राचीन मान्यता के अनुसार माना जाता है और विद्वान भी मानते हैं कि संस्कृत वर्णों की जो उत्पत्ति है वो भगवान शिव के डमरू से हुई है। भगवान शिव ने डमरू को 14 बार बजाया और उससे 14 ध्वनियां निकल के आई। उन 14 ध्वनियों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र महेश्वरात् आगत इति कारणात् माहेश्वर है। महेश अर्थात भगवान शिव से आने के कारण या शिव से प्राप्त होने के कारण इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और इन माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या होती है 14 माहेश्वर सूत्र संख्या मानी गई है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को संस्कृत वर्णमाला में वैज्ञानिक क्रम के अनुसार रखा गया है और इस वैज्ञानिक क्रम के अनुसार इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। तो वर्ण के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार। कौन कौन से हो गए? पहला हुआ जिसे कहते हैं संस्कृत में अच और हिंदी में हम कह देते हैं स्वर वर्ण। दूसरे नंबर पे आ जाता है हल, जिसे संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में कह देते हैं हम व्यंजन। तो बात एक ही है, चाहे व्यंजन कहो, चाहे हल कहो, चाहे अच कह दे, चाहे स्वर कह दे, दोनों वर्णों में समानता है। तो अब आगे बात करते हैं हम अच वर्ण या स्वर वर्ण की कि ये क्या है और कौन से होते हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास अच वर्ण। अच वर्ण कह सकते हैं या फिर इसको स्वर वर्ण भी आप कह सकते हैं, स्वर या अच वर्ण। परिभाषा होगी ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण श्वास के एक झटके में कर दिया जाए उसे स्वर या फिर अच वर्ण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उच्चारण, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण श्वास के एक झटके में कर दिया जाए उसे स्वर या अच वर्ण हम कहते हैं। अब इन वर्णों को इस संस्कृत में जो 14 माहेश्वर सूत्र मैंने बताया आपको, उन 14 माहेश्वर सूत्रों में जो प्रारंभिक 4 सूत्र हैं उनके अंदर सूत्रों को समस्त स्वरों को लिया गया है। तो हम समस्त स्वरों के बारे में बात करते हैं। तो ये समस्त स्वर जो होते हैं कुल स्वर वर्ण, कुल स्वर। देखिए इसमें डिवाइडेशन किया गया। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास ह्रस्व स्वर जिनकी मात्राएं लघु होती हैं,
जैसे ए, ई, उ, री और री। इन वर्णों की संख्या हो गई 5। नंबर 2 पे आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या ए, ओ, आई, औ मिला के 4 हो जाती है। इस प्रकार से जो भगवान शिव से प्राप्त होने वाले स्वर वर्ण हैं उनकी संख्या हो गई 9। अब देखिए इस अंतराल में भगवान शिव से जिसको प्राप्त होते हैं उन विद्वान का नाम था महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि। इन महर्षि पाणिनि ने ये जो ऊपर वाले ह्रस्व स्वर हैं ए, ई, उ, री, इन 4 स्वर वर्णों के दीर्घ स्वर भी बना दिए। उन्होंने दीर्घ स्वर माने कि ए को हम आ बना सकते हैं, ह्रस्व ई को दीर्घ ई बना सकते हैं, उ को भी दीर्घ उ बना सकते हैं और री को भी इस प्रकार से दीर्घ री बना सकते हैं। तो ये कुल मिला के 4 और हो जाते हैं। तो 9 में हम 4 जोड़ देते हैं तो कुल कितने प्रकार के स्वर वर्ण हो गए? 13 प्रकार के स्वर वर्ण हो जाते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं और इस संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की जो संख्या मानी गई है वो कितनी है? 13 है। अब इसके बाद में हम ये स्वर वर्ण का काम कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कह दीजिए चाहे हल वर्ण कह दीजिए, बात एक ही है, दोनों वर्ण का नाम एक ही है। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हल या हम व्यंजन वर्ण मान सकते हैं। व्यंजन वर्ण, इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखते हैं ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, उसे हल या व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे हल या व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो देखिए आपने देखा यहाँ पे कि हमने परिभाषा स्पष्ट की कि ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता उसे हम हल वर्ण या व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब बात करें इनकी संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या के बारे में जान लेते हैं। कुल संख्या मानी गई है इन वर्णों की 33, यानी संस्कृत भाषा में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या होती है 33। इन 33 वर्णों को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कौन से वर्ण आ जाते हैं? स्पर्श वर्ण। कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श वर्ण। नंबर 2 पे आते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण। और नंबर 3 पे आ जाते हैं हमारे ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्पर्श वर्ण के बारे में कि ये स्पर्श वर्ण क्या होते हैं। स्पर्श वर्णों की बात करें हम तो इसके लिए संस्कृत की जो परिभाषा है वो आती है कादयो मावसानि स्पर्शः। स्पर्श वर्णों की बात कर रहे हैं और स्पर्श वर्ण की परिभाषा हो जाएगी संस्कृत में स्पर्श वर्ण की परिभाषा हो जाएगी संस्कृत में कादयो मावसानि स्पर्शः। ये संस्कृत में इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगर हिंदी में इसका रूपांतरण करते हैं तो हम कह सकते हैं कैसे लेकर मैं तक के अक्षरों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण कहा जाता है।
ये कितने होते हैं, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, स्पर्श वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, 25 मानी जाती है। और इन 25 वर्णों को भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो 5 भाग कौन से हैं, नंबर 1 पे आते हैं, जिनको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। भागों के नाम को वर्गों में लिखा गया है। क्या लिखा है, क वर्ग। क वर्ग में कौन से अक्षर आते हैं, क, ख, ग, घ और घ। ये पंचम अक्षर है, इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं, इसलिए घ बोलते हैं इसको। देखिए सभी अक्षरों के नीचे मैंने हलंत के चिन्ह लगाए हैं। ये चिन्ह जो लगाए हैं इनको हलंत कहते हैं हम। इसका मतलब यही है कि इसके अंदर स्वर नहीं मिला हुआ है और बिना स्वर का ये लिखा गया है। आगे हम देखते हैं, इसके बाद में आता है च वर्ग। च वर्ग में अक्षर आते हैं च, छ, ज, झ और ये वर्ण हो जाते हैं। फिर नंबर 3 पे आता है ट वर्ग। ट वर्ग में अक्षर आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण, ये अक्षर आ जाते हैं। फिर नंबर 4 पे आता है अपना त वर्ग। त वर्ग में अक्षर आते हैं त, थ, द, ध और न। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो आ जाता है अपना प वर्ग। प वर्ग के अक्षर होते हैं प, फ, ब, भ और म। तो इस प्रकार से ये वर्ण हो जाते हैं कुल मिलाकर के 25 वर्ण। तो इस प्रकार ये स्पर्श वर्णों की संख्या हो जाती है। अब आगे हम बात करते हैं अंतस्थ वर्ण की। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, तो हम अंतस्थ वर्णों की बात कर लेते हैं। अंतस्थ वर्ण नंबर 2 पे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या होती है 4। और ये कौन से होते हैं, ये, व, र और ल। देखिए इन अक्षरों को हिंदी वर्णमाला में लिखते हैं तो ये र आता है, और संस्कृत वर्णमाला में लिखते हैं तो ये व र आता है। तो हम संस्कृत वर्णमाला पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमने ऐसे लिखा है। आगे आ जाते हैं ऊष्म वर्ण। नेक्स्ट आ जाता है ऊष्म वर्ण। इनकी भी कुल संख्या कितनी होती है, 4। तो इनमें कौन से अक्षर आते हैं, श, श, श और है। ये 4 वर्ण मिलके यानी 25 हमारे पास स्पर्श वर्ण हो जाते हैं। 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। तो कुल मिलाकर के कितने अक्षर हो जाते हैं, 33 अक्षर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो है कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, क्षय, त्रय, ज्ञ, वो भी होते हैं। तो यहाँ इस वर्णमाला में क्यों नहीं आए। देखिए हम संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत वर्णमाला में भी व्याकरण का टॉपिक है, और व्याकरण का कार्य है भाषा को शुद्ध और परिष्कृत करना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने जो अक्षर पहले पढ़ लिए हैं उनको हम दोबारा से नहीं लिखना चाहते। तो कैसे पढ़ लिए हैं, उन अक्षरों को यहाँ पे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संस्कृत में इन अक्षरों को क्या कहा जाता है, संयुक्ताक्षर। जैसे सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में आता है क्षय। तो इसमें देखिए हमने क और ये श, ये दोनों मिला दिए, इससे क्या बन गया, क्षय बन गया। तो हमने ये क पढ़ा और ये श भी पढ़ा, तो दोनों पढ़ने के कारण से इस क्षय को हमने नहीं लिखा, ये यहाँ पे लिख दिया, संयुक्ताक्षर में आ जाता है। फिर नेक्स्ट है त्रय। त्रय के अंदर देखिए आप आधा तय और आधा र, दोनों को मिला देंगे तो त्रय बन जाएगा। आधा आधा बोलने का कारण क्या है, इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है, तो इसको रस्व बोलते हैं वैसे तो, लेकिन आप समझ जाएं उस तरीके से मैंने आधा बोला है। इसके बाद में आता है ज्ञ। ज्ञ के अंदर कौन से अक्षर होते हैं, ज और ये। देखिए मैंने यहाँ सभी में हलंत किया है, इस कारण से यहाँ भी हलंत किया है। अब देखिए हलंत मिलेंगे तो भी पूर्ण नहीं होंगे, जब तक स्वर नहीं मिलाया जाएगा तब तक ये क्या रहेंगे, हलंत ही रहेंगे। बिना स्वर के हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। तो ये हो गए संयुक्ताक्षर। अब बात आ जाती है हमारे पास श, श, श। 3 श हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध हैं। अब इन 3 श को हम हिंदी वर्णमाला में तो किसी को सलगम वाला से, किसी को षटकोण वाला से या फिर शर्फ वाला से बोल देते हैं। यहाँ संस्कृत में इनका नामकरण किया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सकार नाम कर्ण, ऐसा लिखा। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले आता है ये वाला श। इस श को हम हिंदी में तो संस्कृत बोल देते हैं शंकर वाला से, या फिर और कुछ भी बोल देते हैं शिव वाला से। तो यहाँ पे देखिए स को हम यहाँ क्या बोलने वाले हैं, तालव्य श।
कौन सा श बोलेंगे इसको? तालव्य श। फिर आगे आ जाता है हमारे पास ये वाला श, इसको हम हिंदी में षटकोण वाला श बोल देते हैं अक्सर, लेकिन यहाँ हम क्या बोलेंगे इसको? मूर्धन्य श। क्या बोलेंगे? मूर्धन्य श। फिर आता है अंतिम ये वाला, जैसे सर्फ वाला, सरकार वाला या स्लेट वाला श बोलते हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? दंत्य श। क्या बोल देंगे? दंत्य श। तो इस प्रकार से ये जो वर्णमाला थी वो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी तरफ से आने वाला नया वीडियो आपको जल्दी और तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।